हमारे सूरज के अंदर एक ब्लैक होल छिपा है जो इसे लगातार पावर दे रहा है। और ये सुनने के बाद हम भी आपकी तरह चौंक गए थे जब हमने इस रिसर्च पेपर को पढ़ा जिसका नाम है इज देयर इज ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ द सन। अगर आप इसे फालतू समझ रहे हैं तो आप जान लें कि हमारे सूरज के साथ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है। उसके आधार पर मैथमेटिकली कैलकुलेट की गई सोलर न्यूट्रॉनो फ्लक्स यानी कि सूरज से कितनी मात्रा में न्यूट्रॉन में पार्टिकल्स निकलने चाहिए, जिसकी तुलना में इसका ऑब्जर्व्ड सोलर न्यूट्रिएंट ऑफ फ्लक्स बहुत ही कम है, जो इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकता है। वो कैसे, इससे पहले आइए जानते हैं। हॉकिंस स्टार्स ये ऐसे स्टार्स हैं जिनके बिल्कुल सेंटर में एक जिंदा ब्लैक होल होता है और वो ब्लैक होल उस स्टार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देता है, बल्कि ये उसे एक एनर्जी देता है जो उसे एक स्टार को न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से मिलता है। आइए अब न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जानते हैं। ब्लैक होल का फॉर्मेशन इन न्यूक्लियर फ्यूजन के अंत के बाद ही होता है, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है कि जो कि बड़े बड़े स्टार्स को एक ही झटके में खाने की ताकत रखता है, वो एक स्टार को पावर कैसे देगा। आसान शब्दों में समझने के लिए पहले ब्लैक होल्स को अच्छे से समझना होगा, जिसमें उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया। एक ऐसे स्टार के बारे में ये कैलकुलेट किया कि जो हमारे सूरज से 500 गुना ज्यादा बड़ा होगा, उसकी ग्रेविटी इतनी होगी कि उससे निकलने वाली लाइट उसके एटमॉस्फेयर एस्केप नहीं कर पाएगी, और उन्होंने उसे नाम दिया डार्क स्टार। ये आइडिया तो सही था, लेकिन वो एक जगह पर गलती कर गए। दरअसल 1905 में आइंस्टीन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि लाइट की स्पीड दो वैक्यूम में बिल्कुल कांस्टेंट होती है, इसलिए हम लाइट की स्पीड के जरिए किसी भी स्टार के साइज को मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मिसेल का एक स्टार के साइज को मेजर करने का द स्पीड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फेल हो गया। लेकिन उनके इस आइडिया ने एक क्वेश्चन जरूर खड़ा कर दिया, वो जरूर इनविजिबल होगा क्योंकि लाइट उसे बाहर निकाल ही नहीं पाएगी। अट्रैक्शन फोर्स उसे कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने 1915 स्टैंडर्ड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया, असल में ग्रेविटी की कोई फोर्स है ही नहीं। आइंस्टीन के मुताबिक ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक का एक कर्वेचर है जिसमें जाने के बाद कोई भी चीज उस बैंड के कारण मुड़ जाता है, इवन लाइट भी। इसलिए हमें किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट डिस्ट्रॉयड रूप में दिखाई देती है। अब यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया था कि ग्रेविटेशनल कर्व के कारण एजुकेशनल वर्क के कारण बैंड हो सकती है, और अगर कोई पॉइंट इतना ज़्यादा मैसिव हो कि उसका स्पेस टाइम कर्वेचर इन्फानाइट हो जाए तो लाइट उसको एस्केप नहीं कर सकती। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ब्लैक होल को इसका असल नाम मिला था इंडिया के मोस्ट फेमस एंड मोस्ट फेक स्टोरी के कारण, जिसे ब्रिटिशर्स ने फैलाया था। इस कहानी के बारे में हम आगे जानेंगे। अब ब्लैक होल की डिस्कवरी के बाद इसे 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। नंबर 1 स्टेलर मास ब्लैक होल, नंबर 2 इंटरमीडिएट ब्लैक होल एंड नंबर 3 सुपर मैसिव मास डिफरेंट। और स्क्रीन पर आप देख सकते हो, लेकिन इस यूनिवर्स में सुपर मास ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की तरह जैंगेटिक नहीं हुआ करती हैं, बल्कि यूनिवर्स में एक 4 टाइप का ब्लैक होल सबसे ज्यादा मात्रा में है और इसका साइज किसी एटम से लेकर किसी बास्केटबॉल के साइज का होता है। इसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल नाम दिया गया। स्टीफन हॉकिंस ने इस प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को फेमस नहीं किया था, बल्कि 2 और ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के बारे में अपनी थ्योरी में बताया था। 1967 में जेल्डोविक और नोविकोव ने इन ब्लैक होल्स को यूनिवर्स के शुरुआत में बने इन ब्लैक होल्स डार्क मैटर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होने की थ्योरी रखी। नॉर्मल ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में मैच्योर स्टार के डेथ के बाद सिमुल्टेनियसली को अलग तरीके से जाना। उसके अकॉर्डिंग ब्लैक होल का फॉर्मेशन मौजूद है। उनका फॉर्मेशन बिग बैंग की शुरुआत पहले सेकंड में हो गया, जिसके बाद ये ब्लैक होल यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ दूर होते रहे, जिसे कॉस्मोलॉजी के टर्म में इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब यूनिवर्स का ये रैपिड एक्सीलरेटेड इन्फेक्शन रुका तो स्पेस और टाइम में इतनी एनर्जी अचानक रिलीज होने से वाइब्रेटिव रीजन शॉक्ड हो गए, और यही रीजन बना स्मॉल पॉकेट बनने का। फॉर्मेशन डेंसिटी और साइज को पार करने की वजह से बना, और इन ब्लैक होल्स का मास 10⁻⁻⁵ ग्राम रेट 1 लाख गुना से भी ज्यादा हो सकता है।
प्राइम मॉडल ब्लैक होल्स के यूनिवर्स में वेरियस साइज में मिलने की वजह से उसे एक पैरासाइटिक ब्लैक होल को जानने के बाद अब हम उस सवाल के जवाब को जानते हैं जिसको आज के समय में हर वो इंसान जानना चाहता है कि क्या सच में हमारे सूरज के अंदर ब्लैक होल होने की बात रिसेंट टाइम में सामने आई है। लेकिन इस हाइपोथेटिकली थ्योरी का इतिहास नया नहीं है। सबसे पहले 1970 में स्टारे के होने की बात की गई थी। नेशनल 1970 में एक पेपर पब्लिश किया गया था, ग्रेविटेशनल लेफ्ट ऑब्जेक्ट वेरी लो मास। 1970 में साइंटिस्ट ने ये पता लगाया था कि हमारा सूरज उतने पार्टिकल्स को जनरेट नहीं कर पा रहा है जितने उसे फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करना चाहिए, जबकि सूरज के एनर्जी लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सूरज की एनर्जी और न्यूट्रॉनों के बीच का ये डिफरेंस वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूट्रिनोट्स बाय प्रोडक्ट होते हैं फ्यूजन रिएक्शन का, जिसकी वजह से कोई स्टार लाइट को एडमिट करता है। लेकिन सवाल ये था कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी सूरज के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रही थी, उसका एनर्जी सोर्स आखिर क्या है। पहले इसका एक हाइपोथेटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमारा सूरज स्टार के मैटर को कंज्यूम कर रहा हो और वही एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता हो। लेकिन इस आइडिया को नकार दिया गया जब न्यूट्रिनो ऑक्सीलेशन के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया। इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिन्स काफ़ी तेजी से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर उन अननोन न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसके बाद हॉकिंस के ब्लैक होल को इनसाइड काट दिया गया और हॉकिंस स्टार एक मैच के अलावा और कुछ नहीं रहा। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्राइम मॉडल ब्लैक होल को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिन्स काफी तेजी से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर उन अननोन न्यूट्रिनो को डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसके बाद हॉकिंस के ब्लैक होल को इनसाइड से काट दिया गया और हॉकिंस स्टार एक मैच के अलावा और कुछ नहीं रहा। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्राइम मॉडल ब्लैक होल को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। हमारे यूनिवर्स में जितने भी अननोन मासेस हैं, जो कि लगभग पूरे यूनिवर्स का 30% है और जिसे हमने सो कॉल्ड डार्क मैटर का नाम दे रखा है, उसके फॉर्मेशन में मॉडल ब्लैक होल्स का हर पोर्शन है। उसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि विजिबल मैटर्स पर होता है। किसी स्टार्स के कोर में मौजूद होना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसे दिया तो हॉकिंस ने था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे डार्क मैटर एक्सिस्टेंस से रिलेट करके नहीं देखा था, जैसा कि बेलिंगर और नेट कपलान ने अपने रिसर्च पेपर में किया है। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो अब तक हम ऐसे ब्लैक होल का पता नहीं लगा पाए हैं जो किसी प्लेनेट पर या फिर किसी मून के मार्स के साइज का हो, और ना हम वेलिंगटन डार्क मैटर पर काम कर रहे हैं। उसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यूनिवर्स में प्राइम मॉडल ब्लैक होल्स डार्क मैटर को समझें। कैबिनेट पेपर में पब्लिश शब्दों को प्रूफ करने के लिए और सबूत चाहिए। इस बात को मैक कैपलन भी कई सोशल मीडिया साइट्स पर बोली हैं। अगर हमें यूनिवर्स में मौजूद इन शुरुआती प्राइमोर्डियल के बारे में समझना है तो डिसेंट प्लेन पेपर में पब्लिश दावों को प्रूफ करने के लिए सबूत चाहिए, और इस बात को मीडिया प्लेटफॉर्म भूल चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल जो नाम है, ये नाम इंडिया में जब आज का कोलकाता ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों के साथ फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। तब अंग्रेजी सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब उन्होंने किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन रात होते ही अंग्रेजी सैनिकों और सिराजुद्दौला के सैनिकों के बीच मुठभेड़ शुरू होने लगी, और सिर्फ उसे रोकने के लिए ही अंग्रेजी सैनिकों को उस रात उस स्कूल तहखाना बनाकर कोठरी में डाल दिया गया। उस काल कोठरी में केवल 2 से 3 लोग रह सकते थे। वहां पर 170 कैदियों को डाल दिया गया। अब जून की गर्मी के कारण उस छोटी सी कोठरी में अंग्रेजों की दम घुटकर मौत हो गई, और अगले ही दिन जब उस काल कोठरी के दरवाजे को खोला गया तो अंदर से केवल 30 लोग जिंदा वापस आए। इस इंसिडेंट को नाम दिया गया था ब्लैक होल कोलकाता। इस इंसिडेंट से प्रभावित होकर एक साइंस राइटर ने लिखा था कि ब्लैक होल सिस्टम में जा सकते हैं पर जिंदा वापस नहीं आ सकते। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी बिल्कुल झूठी है और अंग्रेजों ने खुद को एक कारण मिल सके इसके लिए कोलकाता पर हमला करने का प्लान बनाया और इंसिडेंट के तुरंत बाद ये किया जिसे हम इतिहास में द बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। आपको काफी डिटेल में समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और
जाने से पहले क्या वाकई में ये पॉसिबल है, कमेंट में बताएं।